दरबार का वो किस्सा जब बीरबल ने बादशाह अकबर के लिए खोजा हरा घोड़ा। आगरे का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब किले के संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़ती तो एक अद्भुत नजारा पेश करती। मुगल सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सज चुका था। दीवाने आम में रेशमी कालीनों, सोने और चांदी की जड़ाई वाले स्तंभों और दूर दूर से आए कीमती पर्दों की भव्यता देखते ही बनती थी। हवा में इत्र और गुलाब जल की मिलीजुली महक तैर रही थी। दरबार में साम्राज्य के कोने कोने से आए सूबेदार, मनसबदार, अमीर और दरबारी अपनी अपनी पदवी के अनुसार बैठे थे। उनके चेहरे पर बादशाह का खौफ और अपनी हैसियत का गुरूर साफ नजर आ रहा था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब और कशिश थी। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता भी थी और एक कला प्रेमी की कोमलता भी। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल बादशाह के सिंहासन के पास ही अपनी नियत जगह पर बैठे थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमत्ता के कारण बादशाह ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी। बीरबल के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में एक गहरी चमक रहती थी, जिसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कहीं से न्याय की गुहार थी तो कहीं किसी सूबे की रिपोर्ट पेश हो रही थी। अकबर हर मामले को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बीरबल की सलाह पर अहम फैसले ले रहे थे। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी बढ़ती शोहरत से जलते थे। इन जलने वालों के मुखिया थे मुल्ला दोप्याजा और हकीम साहब। ये दोनों हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके और बादशाह की नजरों में गिराया जा सके। उस दिन दरबार की कार्यवाही जल्दी ही समाप्त हो गई। बादशाह अकबर का मन आज कुछ बदलाव सा था। उन्होंने अपने शाही बाग में घूमने की इच्छा जताई। बादशाह का हुक्म भला कौन टाल सकता था। फौरन तैयारी हुई और बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों, जिनमें बीरबल और मुल्ला दोप्याजा भी शामिल थे, के साथ अपने खूबसूरत बाग की ओर चल दिए। बाग वाकई जन्नत का एक टुकड़ा था। चारों तरफ मखमली हरी घास का कालीन बिछा था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों में जैसे किसी ने इंद्रधनुष के रंग घोल दिए हों। फव्वारे चल रहे थे जिनकी फुहारें हवा में ठंडक घोल रही थीं। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थीं। यह सब देखकर बादशाह का मन प्रसन्न हो गया। वो टहलते टहलते एक घने पेड़ की छाव में रुक गए। उनकी नजर चारों ओर फैली हरियाली पर पड़ी। घास हरी, पेड़ हरे, यहाँ तक कि काई लगे पत्थर भी हरे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्हें लगा कि इस हरे भरे माहौल में सैर करने के लिए घोड़ा भी तो हरे रंग का ही होना चाहिए। यह ख्याल आते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल देखो तो जरा, चारों तरफ कैसी हरियाली है। हमारा मन कहता है कि इस हरे भरे बाग में घूमने का असली मजा तो तब आए जब हमारे पास एक हरे रंग का घोड़ा हो। मुल्ला दोप्याजा और उनके साथियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। मुल्ला ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और कहा, आली जहां, क्या खूब सोचा है आपने। यह तो एक शाहंशाह ही सोच सकता है। यकीनन हरे रंग का घोड़ा आपकी शाही सवारी में चार चांद लगा देगा। हकीम साहब ने भी बात को आगे बढ़ाया, जहां पनाह आपका हर ख्याल अनोखा होता है और ऐसे अनोखे काम को पूरा करने की काबिलियत तो सिर्फ आपके सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल में ही है। यह एक सोचा समझा जाल था।
वे जानते थे कि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता और बीरबल यह काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब बीरबल अपनी हार मान लेंगे तो बादशाह के सामने उनकी हेठी होगी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों की चापलूसी और अपने मन की मौज में आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर एक शाही अंदाज में देखा और हुक्म दिया, बीरबल, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। जाओ और हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा खोजकर लाओ। याद रहे, अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। 3 यह एक तरह से बीरबल के लिए देश निकाला या दरबार से बर्खास्तगी का फरमान था। 3 पूरा दरबार सन्न रह गया। सब जानते थे कि यह एक नामुमकिन काम है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब बीरबल का खेल खत्म। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लाऊं। बीरबल का यह आत्मविश्वास देखकर मुल्ला और भी चिढ़ गए, लेकिन बादशाह अपने फैसले से खुश थे। उन्हें अपनी सल्तनत और अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बीरबल की अनोखी खोज और दरबारियों की साजिश। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। उन्होंने बादशाह से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। दरबारियों ने, खासकर मुल्ला दो प्याजा ने, यह खबर बड़े चटखारे लेकर पूरे दरबार में फैलाई। देखा, भाग गया बीरबल। जानता है कि हरे रंग का घोड़ा तो क्या, घोड़े का हरा बाल भी नहीं मिलेगा। अब 1 महीने बाद खुद ही कोई बहाना बनाकर बादशाह के सामने रोएगा। मुल्ला और उनके साथी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। बीरबल की गैरमौजूदगी में वे बादशाह के और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वे सल्तनत के मामलों में ऐसी ऐसी सलाहें देते जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन असल में खोखली होती। उनका मकसद सिर्फ यह साबित करना था कि सल्तनत के काम बीरबल के बिना भी चल सकते हैं, बल्कि और बेहतर चल सकते हैं। उधर बीरबल ने आगरा छोड़ दिया था, लेकिन वो किसी हरे घोड़े की तलाश में नहीं निकले थे। वो जानते थे कि ऐसा कोई जानवर दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने इस 1 महीने का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए सोचा। उन्होंने अपना भेष बदला। एक आम सौदागर का लिबास पहना और अपनी छोटी सी टोली के साथ सल्तनत के दौरे पर निकल पड़े। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमे। वो बाजारों में जाते, चौपालों पर बैठते, सरायों में रुकते और लोगों से बातें करते। एक सौदागर के रूप में कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था, इसलिए लोग उनसे खुलकर बात करते थे। इन यात्राओं में बीरबल ने वो सच देखा जो आगरे के आलीशान दरबार तक कभी नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने देखा कि कहीं सूबेदार के कारिंदे किसानों से जबरन लगान वसूल रहे हैं, कहीं छोटे व्यापारियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि बादशाह अकबर के बनाए कई अच्छे कानून सिर्फ कागजों पर ही सीमित थे, आम जनता तक उनका फायदा पहुंच ही नहीं रहा था। कुछ बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भर रहे थे और बादशाह के नाम को बदनाम कर रहे थे। बीरबल हर जगह की जानकारी, सबूत और लोगों की शिकायतें इकट्ठा करते रहे। उन्होंने यह भी गौर किया कि मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदार और हकीम साहब के जानने वाले भी इन गलत कामों में शामिल थे। इस सब के बीच उन्होंने अपनी मुख्य योजना पर भी काम जारी रखा। वो जिस भी शहर में जाते, वहां के कुछ खास लोगों के बीच एक अफवाह फैला देते। अफवाह थी कि दूर किसी देश में एक ऐसा सौदागर है जिसके पास एक अनोखा और नायाब घोड़ा है।
यह घोड़ा इतना खास है कि उसे देखने और खरीदने की कुछ शर्तें हैं। धीरे धीरे यह अफवाह हवा में तैरने लगी। एक महीना पूरा होने वाला था। बीरबल अपनी पूरी जानकारी और सबूतों के साथ वापस आगरा लौट आए। उनके आगरा पहुंचते ही मुल्ला दो प्याजा के खेमे में हलचल मच गई। उन्हें लगा था कि बीरबल खाली हाथ और झुके हुए सिर के साथ लौटेंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर तो वही पुरानी मुस्कान और आत्मविश्वास था। दरबार में वापसी और दो अनोखी शर्तें। एक महीने के आखिरी दिन दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ बीरबल को ढूंढ रही थीं। मुल्ला और उनके साथी तो जैसे अपनी जीत का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया। बादशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कहो बीरबल, क्या हुआ हमारे हरे घोड़े का? क्या तुम उसे खोज पाए? मुल्ला दो प्याजा ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आली जहां, आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है और आपका इकबाल इतना बुलंद है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। दो। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक भूचाल आ गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर भी हैरान थे, लेकिन उनकी हैरानी में एक खुशी भी थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, कहाँ है वो घोड़ा? जल्दी बताओ बीरबल, हम उसे अभी देखना चाहते हैं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, घोड़ा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके मालिक ने दो शर्तें रखी हैं। अगर आपको घोड़ा चाहिए तो ये दोनों शर्तें माननी होंगी। दो। बादशाह ने कहा, कैसी शर्तें? बताओ हमें, हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। बीरबल ने अपनी पहली शर्त बताई। मालिक की पहली शर्त यह है कि इस नायाब घोड़े को लेने के लिए बादशाह सलामत को खुद जाना होगा। दो। बादशाह अकबर हंसे, बस इतनी सी बात? यह तो कोई बड़ी शर्त नहीं है। हम खुद जाएंगे उस घोड़े को लेने। अब दूसरी शर्त बताओ। अब माहौल में एक रहस्य और गहरा गया था। सब जानना चाहते थे कि आखिर दूसरी शर्त क्या है। बीरबल ने थोड़ा रुककर दरबार के हर एक चेहरे को देखते हुए और फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहां पनाह, घोड़े का मालिक कहता है कि चूंकि घोड़ा बहुत खास और अनोखे रंग का है, इसलिए उसे ले जाने का दिन भी खास ही होना चाहिए। उसकी शर्त है कि आप सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी और दिन आकर घोड़े को ले जा सकते हैं। दो। यह सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही बीरबल की बात का मतलब समझ में आया, दबेदबे हंसने की आवाजें आने लगीं। बादशाह अकबर खुद बीरबल का मुंह देखते रह गए। सप्ताह में 7 दिनों के अलावा 8वां दिन कहां से लाएं? बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं के नामुमकिन सवाल का जवाब एक और नामुमकिन शर्त से दिया है। बीरबल ने न तो हाँ कहा, न ना। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से बादशाह के हुक्म की लाज भी रख ली और अपनी बुद्धिमत्ता भी साबित कर दी। अचानक बादशाह अकबर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दीवाने-आम में गूंज उठी। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल वाह, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें हराना नामुमकिन है। तुमने न सिर्फ हमारे अटपटे सवाल का हल निकाला, बल्कि यह भी बता दिया कि सवाल कितना बेतुका था, और वो भी बिना हमारी तौहीन किए।
मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर शर्म से झुक गए। उनका बीरबल को फंसाने का सारा प्लान चौपट हो चुका था। असली मुद्दों का खुलासा। लेकिन किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब बादशाह की हंसी थमी और वो वापस अपने सिंहासन पर बैठे तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे माफ करें। मैं जानता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन आपके हुक्म को टालने की जुर्रत मैं नहीं कर सकता था। इस 1 महीने की छुट्टी का मैंने एक और काम के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी इजाजत मैं आपसे चाहता हूं। बादशाह ने कहा, कहो बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब मैं आपके हरे घोड़े की तलाश में सल्तनत के दूरदराज के इलाकों में घूम रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो सीधे आपके दरबार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद बीरबल ने एक एक करके उन सभी परेशानियों और भ्रष्टाचार के मामलों को बादशाह के सामने रखना शुरू किया, जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखे थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा, व्यापारियों की मुश्किलें और भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारियों के सबूत पेश किए। उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन नामों में मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदारों के नाम भी शामिल थे। अब दरबार में हंसी की जगह एक गंभीर खामोशी ने ले ली थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पीठ पीछे उनकी प्रजा के साथ ऐसा सुलूक हो रहा था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि मुल्ला दो प्याजा और उनके चापलूस दरबारी क्यों बीरबल को उनसे दूर रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सल्तनत की असली और कड़वी सच्चाई बादशाह तक पहुंचे। बादशाह ने फौरन उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ जांच बैठाने का हुक्म दिया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को कड़ी फटकार लगाई गई और उनकी कई जिम्मेदारियां छीन ली गईं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि सम्मान भी था। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, आज हमारी आंखें खुल गईं। बीरबल, तुम सिर्फ एक चतुर मंत्री ही नहीं, बल्कि इस सल्तनत के सच्चे हमदर्द और प्रजा के रखवाले भी हो। तुमने हमें सिखाया कि एक शासक का असली काम सिर्फ शाही शौक पूरे करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हर दुख दर्द का ख्याल रखना है। हमें तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद बीरबल का कद बादशाह की नजरों में और भी ऊंचा हो गया, और यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, बल्कि बादशाह को उनकी असली जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया। यह किस्सा इस बात का सबूत बन गया कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि न्याय और लोक कल्याण की सेवा में निहित है। दरबारियों का षड्यंत्र। जब बीरबल पर लगा देशद्रोह का आरोप। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। आगरा का किला न केवल हिंदुस्तान की ताकत का केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता का भी संगम था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी जन्नत से कम न था। दुनिया के कोने कोने से आए अमीर, सेनापति, विद्वान और कलाकार अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक और दुनिया भी थी, साजिशों, जलन और सत्ता की होड़ की दुनिया। बादशाह अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल का स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे बादशाह के दोस्त, सलाहकार और मुश्किल समय के साथी थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से अवाम की जुबान पर थे। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे और सल्तनत के सबसे पेचीदा मामलों में भी उनकी सलाह को आखिरी माना जाता था। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में बहुत से ऐसे लोग थे जो बीरबल की इस हैसियत से जलते थे।
उन्हें लगता था कि महेश दास नाम का एक साधारण ब्राह्मण, जो न तो किसी बड़े खानदान से था और न ही कोई महान सेनापति, अपनी मीठी मीठी बातों से बादशाह को बहलाकर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इन जलने वालों का सरगना था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझता था और हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। उसके इस गिरोह में कुछ और दरबारी भी शामिल थे, जैसे हकीम जैनुल और दीवान इनायत खान, जो बीरबल की वजह से अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। वे कई बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से साफ बच निकलते थे। उनकी हर नाकाम कोशिश उनकी नफरत की आग को और भड़का देती थी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची, जो न केवल बीरबल को दरबार से बेदखल कर देती, बल्कि उनकी जान भी ले सकती थी। उन्होंने बीरबल पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, बल्कि सल्तनत से गद्दारी और देशद्रोह का आरोप लगाने की योजना बनाई। साजिश का जाल। एक गहरी अंधेरी रात में, जब आगरा शहर नींद की आगोश में था, मुल्ला दो प्याजा के घर पर एक गुप्त बैठक हुई। वहां मुल्ला के अलावा दीवान इनायत खान और हकीम जैनुल मौजूद थे। कमरे में जलते चिराग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़कर उनकी साजिश को और भी भयानक बना रही थी। मुल्ला ने अपनी धीमी और चालाक आवाज में कहा, भाइयों, बहुत हो गया रोज-रोज की नोकझोंक का खेल। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें बीरबल पर एक ऐसा दाग लगाना होगा जिसे धो पाना नामुमकिन हो। दीवान इनायत खान, जो सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखता था, बोला, लेकिन मुल्ला जी, बादशाह बीरबल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई भी छोटा मोटा इल्जाम उन पर असर नहीं करेगा। मुल्ला की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। इसीलिए तो इस बार इल्जाम छोटा नहीं, सबसे बड़ा होगा। हम बीरबल पर सल्तनते मुगलिया से गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे। हम साबित करेंगे कि बीरबल मेवाड़ के राणा प्रताप से मिला हुआ है और सल्तनत के राज उन्हें बेच रहा है। मेवाड़ का नाम सुनते ही हकीम और दीवान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। राणा प्रताप मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन थे और उनके साथ साठगांठ का मतलब था सीधी सीधी मौत की सजा। मुल्ला ने अपनी योजना समझाई। योजना के 3 हिस्से थे। पहला, बीरबल के दस्तखत, हस्ताक्षर की नकल करके मेवाड़ के नाम कुछ जाली खत तैयार करना। इन खतों में सल्तनत की फौजी तैयारियों और गुप्त रास्तों की जानकारी लिखी जाएगी। दूसरा, इन खतों को एक बनावटी जासूस के हाथ मेवाड़ भेजते हुए सीमा पर पकड़वाना। और तीसरा, दीवान इनायत खान खजाने के हिसाब किताब में हेरफेर करके यह दिखाएगा कि बीरबल ने हाल ही में एक बड़ी रकम गुप्त रूप से कहीं भेजी है, जिसे मेवाड़ को की गई मदद के तौर पर पेश किया जाएगा। यह एक अचूक योजना थी। हर सबूत बीरबल के खिलाफ था। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से काम शुरू किया। एक माहिर नकलची को बुलाकर बीरबल के दस्तखत वाले कुछ असली कागजात दिए गए और हूबहू वैसी ही लिखावट में जाली खत तैयार करवाए गए। उन खतों पर बीरबल की नकली मुहर भी लगाई गई। दरबार में भूचाल। एक सुबह, जब दीवाने खास में दरबार लगा हुआ था, सरहद के एक सूबेदार ने घबराए हुए अंदाज में प्रवेश किया। उसने बादशाह अकबर को सलाम करके बताया कि मेवाड़ की सीमा पर एक जासूस को पकड़ा गया है, जिसके पास से कुछ खत मिले हैं। अकबर ने खत मंगवाए। जैसे ही उन्होंने खत खोले और उन पर बीरबल के दस्तखत और मुहर देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतों में लिखी बातें इतनी संगीन थीं कि एक पल के लिए बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसमें आगरा के किले की सुरक्षा के कुछ ऐसे राज थे जो सिर्फ बादशाह और उनके सबसे करीबी लोगों को ही पता थे। उसी वक्त मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, आली जहां, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सल्तनत की सुरक्षा का मामला है।
हमें शक है कि यह बीरबल के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। यह कहकर उसने बड़ी चालाकी से शक को और गहरा कर दिया। तभी दीवान इनायत खान ने खजाने के कुछ बही खाते पेश किए और कहा, जहां पनाह, मैं कुछ दिनों से खजाने में एक बड़ी गड़बड़ी देख रहा था। राजा बीरबल के नाम से एक भारी रकम निकाली गई है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। मैं चुप रहा क्योंकि मामला आपके सबसे खास मंत्री का था, लेकिन अब ये खत देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। अब सारे सबूत एक साथ जुड़ रहे थे। जाली खत, पकड़ा गया जासूस और खजाने से गायब रकम। सब कुछ बीरबल की तरफ इशारा कर रहा था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। जिस बीरबल को वो अपना भाई मानते थे, जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। वो हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी सफाई देनी चाहिए, जहां पनाह, यह एक घिनौनी साजिश है। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपनी सल्तनत और आपसे गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अकबर इस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनका दिल टूट चुका था और एक बादशाह का दिमाग शक और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में हुक्म दिया, हमें कुछ नहीं सुनना। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। ले जाओ इन्हें। और जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती, इन्हें किले की सबसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दो। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। दरबार सन्न रह गया। बीरबल के दोस्तों और शुभचिंतकों के सिर झुक गए और दुश्मनों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। मुल्ला और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बीरबल को सिपाहियों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए कालकोठरी की ओर ले गए। कालकोठरी में चिंतन। किले की वो कालकोठरी जमीन के नीचे बनी थी। वहां न रोशनी आती थी, न हवा। सीलन और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। बीरबल को एक टूटी फूटी चारपाई पर फेंक दिया गया। उनके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। शुरुआत में तो बीरबल को गहरा सदमा लगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें कैद कर लिया गया है, बल्कि इस बात का दुख था कि बादशाह ने उनकी वफादारी पर शक किया, उनकी दोस्ती पर शक किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को शांत किया। वो जानते थे कि रोने या निराश होने से कुछ नहीं होगा। उन्हें इस साजिश की तह तक पहुंचना होगा और खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। अंधेरे में बैठे बैठे वो पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराने लगे। खत, जासूस, खजाने से पैसा। उन्होंने सोचा, यह काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। यह एक सोची समझी साजिश है। उनका पहला शक मुल्ला दो प्याजा पर ही गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उनसे जलता था। फिर उन्होंने दीवान इनायत खान के बारे में सोचा, जो खजाने का मामला लेकर आया था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इन दोनों ने मिलकर यह जाल बुना है। लेकिन अब सवाल यह था कि इस अंधेरी कोठरी से वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें। बीरबल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें एक पहरेदार याद आया, जिसका नाम था रहमत खान। रहमत एक बूढ़ा और ईमानदार सिपाही था, जिसकी मदद एक बार बीरबल ने की थी। बीरबल को यकीन था कि रहमत उनकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब रहमत खान उन्हें खाना देने आया, तो बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, रहमत खान, हम जानते हैं तुम एक नेक इंसान हो। हम बेकसूर हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रहमत ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, राजा साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बादशाह का हुक्म है कि आपसे कोई बात न करे। बीरबल ने कहा, तुम्हें बस हमारे दो काम करने होंगे।
पहला, तुम बाजार के सबसे मशहूर नकलची, लिखावट की नकल करने वाले का पता लगाओ और देखो कि क्या हाल ही में उसे कोई बहुत बड़ी रकम मिली है। दूसरा, उस जासूस के बारे में पता लगाओ जिसे सीमा पर पकड़ा गया है। पता करो कि वो असल में कौन है और कहाँ का रहने वाला है। रहमत खान बीरबल की इज्जत करता था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम करने का फैसला किया। सच्चाई की खोज। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों की बन आई थी। बीरबल की जगह अब मुल्ला बादशाह का मुख्य सलाहकार बन बैठा था। वो हर मौके पर बीरबल के खिलाफ बादशाह के कान भरता रहता। देखा जहां पनाह, जिसे आप अपना दोस्त समझते थे, वो कैसा आस्तीन का सांप निकला। लेकिन अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उनके मन में बीरबल के साथ बिताए पुराने दिन याद आ रहे थे। उन्हें रह रहकर यह ख्याल आता कि क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकता है। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। इधर रहमत खान ने अपनी खोज शुरू कर दी। उसने अपना भेष बदला और एक आम नागरिक बनकर शहर के उन इलाकों में घूमने लगा जहां नकलची और कातिब रहते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक कातिब के बारे में पता चला जिसने हाल ही में एक नया घर खरीदा था और बहुत पैसा खर्च कर रहा था। रहमत ने बड़ी चालाकी से उससे दोस्ती की और एक रात शराब के नशे में उससे सच उगलवा लिया। कातिब ने मान लिया कि मुल्ला दो प्याजा के एक आदमी ने उसे कुछ खत लिखने के लिए भारी रकम दी थी, जिनकी लिखावट बिल्कुल राजा बीरबल जैसी होनी चाहिए थी। अब बीरबल की बेगुनाही का पहला सबूत मिल चुका था। इसके बाद रहमत ने उस जासूस के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि उस जासूस को आगरा की जेल में रखा गया है। रहमत ने जेल के एक सिपाही को रिश्वत देकर उस कैदी से मिलने का जुगाड़ किया। कुछ देर की बातचीत में ही वो समझ गया कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक मामूली चोर है, जिसे पैसे का लालच देकर यह नाटक करने के लिए तैयार किया गया था। उस चोर ने यह भी बताया कि उसे यह काम सूबेदार के एक सिपाही ने सौंपा था और उसे कहा गया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो बस चुप रहे, उसे छुड़ा लिया जाएगा। रहमत खान ने यह सारी जानकारी बीरबल तक पहुंचाई। बीरबल अब समझ गए कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब उनके पास दो बड़े सबूत थे, लेकिन उन्हें बादशाह तक कैसे पहुंचाया जाए। बीरबल ने रहमत से कहा, अब तुम बस एक आखिरी काम करो। बादशाह सलामत तक किसी तरह यह पैगाम पहुंचाओ कि कैदी बीरबल उनसे अकेले में मिलना चाहता है। कहना कि यह सल्तनत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अंतिम दाव और न्याय। रहमत खान ने बड़ी हिम्मत करके यह पैगाम महारानी जोधाबाई तक पहुंचाया। जोधाबाई को भी बीरबल की बेगुनाही पर यकीन था। उन्होंने बादशाह अकबर से बात की और उन्हें एक बार बीरबल से मिलने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन रात के अंधेरे में अकबर चुपचाप कालकोठरी में पहुंचे। बीरबल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर उनका दिल भर आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। मैं बस आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि कल सुबह दरबार में उस पकड़े गए जासूस और उस कातिब को बुलाया जाए जिसने मेरे नाम से खत लिखे हैं। फैसला आपके हाथ में होगा। अकबर बीरबल की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। उन्होंने यह बात मान ली। अगले दिन दरबार फिर से लगा। मुल्ला और उसके साथी यह सोचकर खुश थे कि आज बीरबल को शायद मौत की सजा सुनाई जाएगी। तभी बादशाह के हुक्म पर उस जासूस और उस कातिब को पेश किया गया। बीरबल, जो अभी भी बेड़ियों में थे, ने बादशाह से सवाल पूछने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उन्होंने उस जासूस से पूछा, तुम मेवाड़ के रहने वाले हो तो बताओ मेवाड़ की राजधानी का नाम क्या है। जासूस घबरा गया और चुप रहा। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा,
राणा प्रताप के घोड़े का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। तुम तो उनके खास जासूस हो, तुम ही बता दो। वह चोर अब पसीने पसीने हो गया। उसे कुछ नहीं पता था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। इसके बाद बीरबल ने कातिब की तरफ इशारा किया। कातिब बादशाह को सामने देखकर ही थर-थर कांपने लगा। बादशाह के जरा सा धमकाने पर ही वह टूट गया और उसने रोते रोते सारी सच्चाई उगल दी। उसने बता दिया कि कैसे मुल्ला दो प्याजा और दीवान इनायत खान ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी। यह सुनते ही मुल्ला और दीवान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। बादशाह अकबर शर्म, ग्लानि और क्रोध की आग में जल रहे थे। शर्म इस बात की कि उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त पर शक किया। ग्लानि इस बात की कि उन्होंने बीरबल को इतनी बड़ी तकलीफ दी। और क्रोध उन गद्दारों पर जिन्होंने अपनी जलन की आग में सल्तनत को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि बीरबल की बेड़ियां खोल दी जाएं और उन्हें सम्मान के साथ उनके पद पर फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा, दीवान इनायत खान और साजिश में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार करके देश निकाला, राज्य से बाहर निकाल देना की सजा सुनाई। बादशाह अपनी गद्दी से उतरे और भरे दरबार में बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हम दोस्ती और सियासत के फर्क को समझ नहीं पाए। आज तुमने अपनी बेगुनाही ही नहीं, हमारी आंखें भी खोल दी। बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आप बादशाह हैं और सल्तनत की सुरक्षा आपका पहला फर्ज है। जो सबूत आपके सामने थे, उन्हें देखकर कोई भी यही फैसला लेता। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और दरबार से साजिश करने वाले कांटों का सफाया हो गया। यह किस्सा हमेशा के लिए इस बात की मिसाल बन गया कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और सच्ची दोस्ती और वफादारी की चमक किसी भी साजिश के अंधेरे को चीरकर बाहर आ ही जाती है। बीरबल की जगह एक बादशाह का इम्तिहान और एक दोस्त की पहचान। आगरा के किले में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। यमुना नदी की लहरों से टकराकर आती ठंडी हवा में भी एक अनकही तपिश थी। दीवानयाम अपने पूरे वैभव के साथ सजा था, लेकिन दरबारियों के चेहरों पर रोज वाली रौनक की जगह एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, मगर उनकी आंखों में हमेशा रहने वाली चमक की जगह एक गहरा चिंतन था। और सबसे बड़ी और अजीब बात यह थी कि बादशाह के सिंहासन के पास वाली वो जगह जो हमेशा राजा बीरबल के लिए महफूज रहती थी, आज खाली थी। यह खालीपन सिर्फ एक जगह का नहीं था, बल्कि पूरे दरबार के माहौल में एक शून्य की तरह महसूस हो रहा था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बेमिसाल बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के कारण न सिर्फ अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि उनके दिल के सबसे करीब थे। वो एक ऐसे मंत्री थे जो बादशाह को आली जहां कहने से पहले दोस्त समझते थे और सच को मीठे लफ्जों की चाशनी में लपेटे बिना मगर अदब के साथ पेश करने का हुनर जानते थे। लेकिन यही खासियत दरबार के कुछ अमीरों और दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। उनका नेतृत्व करने वाले मुल्ला दो प्याजा और हकीम जैनुल को लगता था कि बीरबल ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बादशाह पर जादू कर दिया है। वो सालों से इस मौके की तलाश में थे कि किसी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों से गिरा दें और सल्तनत में अपनी धाक जमा लें। और आखिरकार उन्हें वो मौका मिल ही गया था। साजिश की शुरुआत एक खोई हुई अंगूठी। कुछ हफ्ते पहले की बात है।
बादशाह अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। उनके साथ मुल्ला दो प्याजा और कुछ और चापलूस दरबारी थे। बीरबल किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे। मुल्ला और उसके साथियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने बातों बातों में बादशाह की शान में ऐसे सीधे पढ़ने शुरू किए कि अकबर का मन गुब्बारे की तरह फूलने लगा। आली जहां, आपकी हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता, मुल्ला ने कहा। आपकी तलवार की खनक से दुश्मनों के दिल कांप जाते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। हकीम जैनुल ने बात आगे बढ़ाई। बिल्कुल सही कहा मुल्ला जी। जहां पनाह की अपनी समझ ही इतनी आला है कि वो किसी भी मामूली इंसान को खास बना सकते हैं। राजा बीरबल की शोहरत भी तो हुजूर के पारखी नजर का ही कमाल है, वरना उस जैसे साधारण ब्राह्मण में ऐसी क्या बात है। यह तीर निशाने पर लगा। अकबर को अपनी तारीफ सुनना हमेशा से पसंद था। उनके मन में यह ख्याल आने लगा कि क्या वाकई बीरबल की बुद्धिमानी का सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। क्या बीरबल के बिना उनके दरबार का काम नहीं चल सकता। इसी बातचीत के दौरान अकबर ने महसूस किया कि उनके हाथ की सबसे कीमती अंगूठी, जो उन्हें उनके पिता हुमायूं ने दी थी, गायब है। वह एक नायब हीरे की अंगूठी थी, जिसकी कीमत से ज्यादा उसकी यादें जुड़ी थीं। बादशाह बेचैन हो उठे। उन्होंने फौरन बाग की तलाशी का हुक्म दिया। सैकड़ों सिपाही और नौकर चाकर बाग का कोना कोना छानने लगे, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, आप फिक्र न करें। अगर बीरबल यहां होता तो वो भी क्या कर लेता। हम आपकी सल्तनत के वफादार हैं। हम जमीन आसमान एक करके आपकी अंगूठी ढूंढ निकालेंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब बीरबल वापस लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला, तो वो सीधे बादशाह के पास पहुंचे। जहां पनाह, आप परेशान न हो। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल ने सादगी से कहा। जिसने भी उठाई है, वो यहीं दरबार में ही मौजूद है। अगर आप हुक्म दें तो मैं। अकबर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनका दिमाग पहले से ही मुल्ला की बातों से भरा हुआ था। उन्हें बीरबल का यह आत्मविश्वास चुभ गया। रहने दो बीरबल, तुमसे जो उम्मीद थी वही कहा तुमने। यह तो कोई भी कह सकता है कि चोर दरबार में है, लेकिन उसे पकड़े कौन। हमें लगता है कि हमने तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी है। तुम्हारी जगह कोई भी यह काम कर सकता है। यह सुनकर बीरबल सन्न रह गए। बादशाह की आंखों में उन्होंने पहली बार अपने लिए इतना अविश्वास देखा। दरबार में मौजूद मुल्ला और उसके साथी मन ही मन मुस्कुराए। अकबर ने गुस्से में एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने मुगल सल्तनत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। आज से हम ऐलान करते हैं कि बीरबल की जगह खाली है। जो कोई भी यह साबित कर देगा कि वो बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और हाजिर जवाब है, उसे न सिर्फ बीरबल का पद और जागीर दी जाएगी, बल्कि उसे अक्ल-ए-आज़म, सबसे बड़ा बुद्धिमान, का खिताब भी दिया जाएगा। इस इम्तिहान में कोई भी हिस्सा ले सकता है। इसके साथ ही बादशाह ने बीरबल की ओर देखकर कहा, और तुम बीरबल, तुम भी इस इम्तिहान में एक आम शहरी की तरह हिस्सा ले सकते हो। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा पद तुम्हें वापस मिल जाएगा, और अगर हार गए तो हमें अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। यह बीरबल का सबसे बड़ा अपमान था। भरे दरबार में उनकी काबिलियत को चुनौती दी गई थी। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने बस सिर झुकाया, जो हुक्म जहां पनाह, और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। इम्तिहान अक्ल बुद्धि की सबसे बड़ी प्रतियोगिता।
पूरे हिंदुस्तान में यह खबर आग की तरह फैल गई। बीरबल की जगह के लिए होने वाले इम्तिहान की खबर सुनकर दूर दूर से विद्वान, कवि, ज्योतिषी और खुद को 30 मार खां समझने वाले लोग आगरा की ओर कूच करने लगे। आगरा शहर एक ज्ञान के मेले में तब्दील हो गया। मुल्ला दो प्याजा को इम्तिहान का मुख्य संचालक बनाया गया, जो उसके लिए सोने पर सुहागा था। उसने इम्तिहान के 3 चरण रखे, हर चरण पहले से ज्यादा मुश्किल। पहला चरण था जवाबे हाजिर, हाजिर जवाबी की परीक्षा। इसमें प्रतियोगियों से 3 पहेलियां पूछी जानी थीं। दूसरा चरण था इंसाफ का तराजू, न्याय की परीक्षा। इसमें एक असली और पेचीदा मुकदमे का फैसला सुनाना था। और तीसरा और आखिरी चरण था राज की खोज, रहस्य सुलझाने की परीक्षा। इसमें बादशाह की खोई हुई अंगूठी को ढूंढना था। हफ्तों तक पहला चरण चला। सैकड़ों लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। मुल्ला ने बड़े टेढ़मेढ़े सवाल पूछे। दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? किसी ने शहद कहा, किसी ने गन्ना। दुनिया में सबसे तेज क्या है? किसी ने घोड़ा कहा, किसी ने तीर। लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जो सबको संतुष्ट कर सके। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम ज्ञान सागर था, भीड़ में से निकलकर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों पर गहरी समझ की चमक थी और उसकी